बेहद स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई। होली से पहले हो रही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र और सदन में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों के साथ ही कई अहम प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श भी संभव है। तो आज शाम 6 बजे सीएम निवास पर बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। होली का पर्व है, होली के पर्व से पहले ये कैबिनेट की मीटिंग अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में कैबिनेट एक अहम फैसला ले सकती है छत्तीसगढ़, और जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो आज की तारीख में मीटिंग जो 6 बजे होनी है उस मीटिंग में लिए जा सकते हैं, चर्चा का विषय बन सकते हैं। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि होली के पर्व पर किस तरह की शासन प्रशासन व्यवस्था करेगा, सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात होंगे, उस बाबत भी निश्चित तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। इसके अलावा बहुत और भी अहम मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। शाम 6 बजे दरअसल ये मीटिंग होनी है। मीटिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास पर होगी। मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, जरा बताइए, शाम को 6 बजे जो वक्त मुकर्रर हुआ है आज की कैबिनेट की मीटिंग का, कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा संभव है? जी अब्दुल, बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र का बजट सत्र जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और उसको देखते हुए आज जो है कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को 6 बजे के लगभग जो है मुख्यमंत्री आवास पर बैठक आहूत की गई है, जिसमें कुछ संशोधन विधेयक हैं जिसको जो है अमली जामा पहनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में 25 मार्च को यहाँ के प्रदेश के राष्ट्रपति जो है मुर्मू जी का आने का वो निर्धारित हुआ है समय, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, जिसका कार्यक्रम लगभग तय वही माना जा रहा है राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का। तो उसको लेकर आज ये कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते, उनकी तैयारियों को कैसे, उनको कहाँ पर उनको रुकना है, कहाँ से जाना है, क्या सुरक्षा व्यवस्था और ये भी है क्या, क्योंकि को कैबिनेट की बैठक में जाहिर तौर पर कैबिनेट के मंत्री होंगे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी होंगे, बहुत मुमकिन है अनौपचारिक तौर पर बजट को लेकर भी चर्चा हो? जी बिल्कुल अब्दुल, वही बात आपको बताया कि बजट सत्र इस समय जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसको देखते कुछ विधेयक है जिसको जो है अमली जामा भी पहनाया जा सकता है, और कुछ जो यहाँ के शिक्षा कर्मियों की बातें जो आंदोलनरत हैं, बीएड कर्मी और अदालत के आदेशानुसार, तो उन लोगों के लिए भी हो सकता है महत्वपूर्ण फैसले आज शाम को लिए जा सकते हैं शायद कैबिनेट की बैठक में। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो आने का कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियों के विषय में भी चर्चा की जा सकती है। और यही कारण है क्या कि कई अधिकारियों को भी इस बैठक का निमंत्रण भेजा गया है, उनको भी बुलाया गया है अधिकारियों को कि बैठक में आप लोग शामिल हो? जी अब्दुल, देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास पे कैबिनेट की बैठक हो रही है। निश्चित रूप से सीएम सचिवालय के सारे बड़े अधिकारी जो है सचिव स्तर के, वो सारे लोग वहां पर ऑलरेडी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में और कोई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही साथ गृह मंत्री भी रहेंगे, वित्त मंत्री भी रहेंगे, तो महत्वपूर्ण जो जितने सारे मंत्रीगण हैं वो लोग तो कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे ही, और जो प्रस्ताव पारित होंगे बैठक में, जो चर्चाएं होंगी और जो महत्वपूर्ण बातें कुछ विधेयक संशोधन को लेकर जो कुछ करना है, तो सब तमाम बातों का निर्णय तो मंत्रिमंडल ही करता है। सिर्फ ये लोग अमली जामा पहनाने का काम अधिकारियों द्वारा जैसे पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो आबकारी नीति है 2025-26 उसको मंजूरी मिल गई थी, और वो आने वाले वित्त वर्ष में उसको लागू करने की भी बात की जा रही है। उस सिलसिले में भी निश्चित तौर पर चर्चा संभव है।
जी जी बिल्कुल अब्दुल आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये शराब की बहुत बड़ी खपत होती है, तो इससे जो शराब के लिए शराब के दामों में कमी की गई है, निश्चित रूप से इससे सरकार को लाभ मिलेगा कहीं न कहीं। और सरकारी खजाने में भी इधर जो है सरकार जो है रेट कम कर दी है, तो उधर शराब की बिक्री भी ज्यादा देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। तो कहीं न कहीं सरकार की ये सोची समझी एक पहल है, और निश्चित रूप से सरकारी खजाने का राजस्व इससे जो है बढ़ेगा। तो इसको अमली जामा पहनाने का इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है। और क्योंकि नई और नई नीति के मुताबिक तकरीबन 674 ऐसी शराब की औपचारिक तौर पर जो दुकानें हैं वो संचालित की जाएंगी, और पहले भी तकरीबन 9.5% जो अतिरिक्त आबकारी शुल्क था वो भी हटा दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये भी अहम विषय है, कौन कौन सी वो दुकानें, कौन कौन से स्पॉट होंगे, 674 कहाँ कहाँ होंगी, उस विषय को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। एक अहम रेवेन्यू का सोर्स है ये जो शराब की दुकानें हैं, जो वैध शराब की दुकानें होती हैं। जी जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से आपको बता दूं कि अभी एयरपोर्ट पर भी अब शराब की दुकान संचालित होने की बात सामने निकल कर, जिसकी मंजूरी भी शायद सरकार की तरफ से मिल गई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल मंजूरी उनको लगभग तय माना जा रहा है। तो अब एयरपोर्ट पे भी जैसे कि एयरपोर्ट पे अगर शराब की दुकानें खुल जाती हैं, तो वहाँ पर 24 घंटे की ये दुकानें लगभग खुलना तय माना जा रहा है कि रात भर भी फ्लाइट आती जाती रहती हैं और विदेशी लोगों का आना जाना रहता है। तो ऐसे में वहां से भी एक बड़ा आय का स्रोत जो है सरकारी खजाने में आएगा। और साथ ही साथ तमाम बातों को देखते हुए जो आज की महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी निवेशकों का लगभग विष्णुदेव साय के सरकार में 1,30,000 करोड़ के लगभग निवेशक भी आए, उनको कैसे सुविधा दी जाए। तो ठीक है, जाहिर तौर पर मनोज, आज की जो बैठक होगी 6 बजे, और उसके बाद कितने घंटे ये बैठक चलती है, और उसके बाद ये निर्धारित हो ही जाएगा कि कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई है, कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, किस तरह की बातचीत हुई है। बेहद शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा, एक और अहम जानकारी आपसे लेंगे एक और अहम खबर पर। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के निवास पर ईडी के जरिए की गई कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में ईडी का पुतला फूंका है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी की राजनीति जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा है कि ईडी बीजेपी के एजेंट की भांति काम कर रही है। बीजेपी राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के अधिकारी भी अपने शासकीय कर्मचारी होने की मर्यादा को भूलकर बीजेपी कार्यकर्ता की भांति काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है। बैज ने कहा कि 7 साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया। अब दुर्भाग्यपूर्वक ईडी को मोहरा बनाकर भेजा गया है। अगर बीजेपी ये सोच रही कि कांग्रेस को डराया या रोका जा सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की हालिया छापेमारी को लेकर बघेल ने कहा है कि जब भी वो किसी अन्य राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तब ईडी की रेड उनके करीबियों या उनसे जुड़े लोगों पर पड़ जाती है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में गया छापा पड़ा, असम में गया वहां छापा पड़ा, उत्तर प्रदेश में गया वहां छापा पड़ा, हिमाचल गया वहां छापा पड़ा, अब जब मैं पंजाब आया हूं फिर छापा पड़ गया। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही। वहीं कवासी लखमा ने अरुण साव से सवाल पूछा है कि 8 दिन में ईडी पहुंच गई। मैंने विजय शर्मा से सवाल किया तो 4 दिन में ईडी भेज दी गई। क्या ट्रिपल इंजन सरकार महादेव ऐप के डायरेक्टर को पकड़ पाएगी? उन्होंने कहा कि जब ईडी उनके घर आई तो सर्च वारंट तक मौजूद नहीं था। जब उन्होंने सवाल किया तब टीम ने वारंट दिखाया। बघेल ने दावा किया है कि ईडी ने 33 लाख रुपए जब्त किए हैं, लेकिन 3 लाख रुपए छोड़ दिए। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को अपने घर पर पड़े ईडी के छापे को बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान के सीएम विष्णुदेव साय को लिखा कि पढ़ने वाला, उन्होंने लिखा हुआ पढ़ने वाला सीएम कहा है। भूपेश बघेल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बघेल को
प्रदेश के पहले आदिवासी सौम्य सरल मुख्यमंत्री श्री शायद के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कश्यप ने कहा है कि भूपेश हमेशा से आदिवासी विरोधी रहे हैं। उन्हें ये पक्ष नहीं रहा है कि कोई आदिवासी भी प्रदेश की कमान संभाल सकता है। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा है कि भूपेश बघेल को ये समझना चाहिए कि बड़बोलापन से राजनीति नहीं चलती, चोरी पकड़ी जाने पर बौखलाहट से काम नहीं चलता। मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, जरा बताइए, देखिए लगातार इस ईडी की छापेमारी पर सियासत जोरों पर है, पिछले कई दिनों से हो रही है। अब तो आदिवासी और गैर आदिवासी पर बात आग पड़ी है। जी जी बिल्कुल अब्दुल आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार ईडी की कार्रवाई किसी न किसी घोटाले को लेकर लगातार जारी है और देखने सुनने को मिल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। और फिर आज बात कर ले, जो भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्रवाई हुई, उससे छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा गई है। और दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और साथ ही साथ इसकी ये ईडी को लेकर सियासत जो है वो विधानसभा सत्र में भी देखने को मिली। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ईडी को लेकर अब जो है लगातार इस पर जो है धरना प्रदर्शन भी कांग्रेस द्वारा किया गया, पुतला दहन भी हुआ, भाजपा का भी पुतला दहन यहाँ के जिला मुख्यालयों में किया गया। तो ऐसे में उसको लेकर अब सियासत और गर्मा गई। भूपेश बघेल की तरफ से मुख्यमंत्री को लेके आदिवासी के नाम पर जो टिप्पणी किया गया, उस पर पलटवार जो है वन मंत्री केदार कश्यप, और आपको बता दूं केदार कश्यप खुद बस्तर क्षेत्र से आते हैं, खुद एक आदिवासी चेहरा वो भी है। तो ऐसे में जो है उन्होंने भी एक कटाक्ष किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल। मतलब तो मनोज शुक्ला, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो मामला चल रहा था कि भाई ईडी वर्सेस विपक्ष चल रहा था, ईडी पर आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार के इशारों पर काम कर रही है, ये कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा था। अब तो कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री हैं केदार कश्यप, वो अब इस पूरे मामले को एक तरीके से घुमा दिया है, क्योंकि अब जो सियासत होगी वो आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी होगी। उन्होंने भूपेश बघेल को आदिवासियों के विरोध में खड़ा कर दिया है, कहा है कि वो तो पसंद ही नहीं करते हैं कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए। ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से केदार कश्यप वन मंत्री जो है छत्तीसगढ़ शासन में वर्तमान में भाजपा के भी चेहरे, बड़े चेहरे हैं, संगठन में भी उनका बड़ा दायित्व रहा है। तो ऐसे में जो है उनका आरोप लगाना कहीं न कहीं इसको गंभीर विषय भी माना जा सकता है। और आदिवासी बाहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की तमाम सीटें जो है प्रभावित भी करती हैं, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। तो निश्चित रूप से ये जो इसको ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ट्रम्प कार्ड का आदिवासी चेहरे को लेकर खेला गया है। और आपको बता दूं कि ईडी की जो कार्रवाई लगातार जारी थी, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कहीं न कहीं इसको टर्न देने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया है कि इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार से बयानबाजी, इसको राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसको राजनीतिक ही बयानबाजी कहा जाएगा और इस बयानबाजी पर प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी हमें इस खबर पर साझा करी, लेकिन आप बने रहिएगा और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे जानकारी साझा करनी है। फिलहाल मंत्री केदार कश्यप का ये बड़ा बयान आया है और गैर आदिवासी और आदिवासी के बीच अब जंग तेज हो चुकी है। राजधानी में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग के दौरान इनोवा कार से करीब 4.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। नगद के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पैसे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला अमानका थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक व्हाइट इनोवा रायपुर से करीब 4.5 करोड़ रुपए नगद लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई थी। इनोवा कार के भीतर अलग अलग से डेक बनाकर नगद रकम छिपाई गई थी। इस रकम को हवाला का बताया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अमानका में चेकिंग पॉइंट बनाकर आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक कार में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति सवार था, जिसे पूछताछ में बताया कि पैसे के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। नागपुर के पास से उन्हें गाड़ी को बदलने के लिए कहा गया था। इस मामले में आजाद चौक सब डिवीजन CSP IPS अमन झा ने बताया है कि बड़ी मात्रा में नगद रकम को बरामद किया गया।
मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी हमें साझा करेंगे। मनोज, बड़ी खेप पकड़ी है कि अब क्या ये जानकारी मिली है ये पैसा मुंबई की ओर जा रहा था, महाराष्ट्र जा रहा था, लेकिन किस लिए जा रहा था, किस विषय में जा रहा था? जी अब्दुल, आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए जो ईडी द्वारा पुलिस द्वारा, राजधानी पुलिस द्वारा, जिसमें अमन झा जो यहाँ के आईपीएस प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी है और वो सीएसपी का प्रभार यहाँ पर देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये बड़ी रकम पकड़ी गई है। तो कहीं न कहीं ये हवाला से जुड़े हुए मामले को पुलिस जो है ये जानकारी एकत्रित करने में लगी। जांच का विषय अभी सुबह की ये घटना है, जिससे पहली जांच में जो अंदेशा पुलिस तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की गई है, कोई जानकारी और साझा की गई है कि हवाला का बताया गया या फिर कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था, कोई ऐसी कोई जानकारी, कोई क्लू? जी अब्दुल, आपको बता दूं कि इसमें जो पहली बार अभी पूछताछ जारी है, 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिससे पूछताछ जारी हुई है। शाम तक पुलिस इस पर बड़ा खुलासा भी कर सकती है। और आपको जो जानकारी पुलिस को अभी तक थोड़ा बहुत पूछताछ, जिस समय गिरफ्तारी हुई, इस समय जो थोड़ा बहुत पूछताछ की गई थी, तो उसके अनुसार जो है ये दोनों आरोपियों द्वारा ये कबूल किया गया था, ये पैसा जो है बॉम्बे के लिए जा रहा था और नागपुर तक इन लोगों को जाना था। नागपुर से दूसरी गाड़ी इन लोगों को पकड़ने गाड़ी में बैठकर जाना था और पैसा जो है पूरी कैश आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा ये 4.5 करोड़ रुपया जो है पूरा कैश में मामला था। तो और इसको लेकर जो है पुलिस अभी छानबीन कर रही, पूछताछ लगातार जारी है उस पर और शाम तक इस पर जो है पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है मनोज, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ पुलिस की लगातार वो कार्रवाई कर रही है और ऐसे में ये 4.5 करोड़ का कैश बरामद होना ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बड़ा एक बड़ी मछली है जो इस पूरे रैकेट को चला रही होगी। और अब वो छत्तीसगढ़ से है या फिर कहां से है, क्योंकि गाड़ी तो छत्तीसगढ़ से होकर जा रही थी, नागपुर की ओर जा रही थी। और जो पूछताछ में अभी तक सामने आया है, ड्राइवर ने यह भी कहा है पड़ोसी ने कि उसको ये उसकी गाड़ी नहीं है, उसने वहां से चेंज करी है और आप बता रहे हैं कि नागपुर से भी उसको चेंज करनी थी। यानी कि एक पूरी तरीके से सिंडिकेट है और प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा था। जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से जो आरोपी पकड़े गए उनसे जो जानकारी मिली कि इनको सिर्फ रायपुर से नागपुर तक पहुंचना था। इस गाड़ी से जो इनोवा गाड़ी पकड़ी गई उसका नंबर जो है वो अजीब सा उसका नंबर पड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की भी गाड़ी नहीं है वो। इससे पुलिस को थोड़ा सा और शक हो रहा था, जो जब पुलिस अभी इस पर छानबीन कर रही है, लेकिन जो हालिया जानकारी मिल पाई है उसमें ये जानकारी मिल पाई कि इन लोगों को नागपुर तक जाना था, नागपुर से दूसरी गाड़ी बदलकर इनको मुंबई पहुंचना था और ये पैसा मुंबई में किसी को देना था। और इन दोनों से जानकारी, ये भी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है कि पैसा इनको कौन दिया है और कहां पर इनको ले जाके किसको हैंड ओवर करना था। ये सब जानकारी पुलिस निकालने में अभी जुटी हुई है। हो सकता है शाम तक पुलिस जो है इस पर बड़ा खुलासा कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज शुक्ला, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली का त्योहार को मात्र 2 दिन बचे हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे कलर आ गए हैं। हर्बल गुलाल भी है तो वहीं 550 चोड़ी रंग भी है, तो चाइना स्प्रे रंग भी है। बच्चों के लिए पिचकारी और रंग बिरंगे मुखौटे के मार्केट में से सजे हुए हैं। प्रशासन के जरिए मुखौटे को प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी मुखौटे खुलेआम बिक रहे हैं। इंडिया वॉइस ने होली त्योहार पर सजे रंगों के बाजार का जायजा लिया है, कुछ लोगों से चर्चा की है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को मंगलवार को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि अमन साव को रायपुर से रांची ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पलामू जिले के रामगढ़ थाने इलाके में उसने पुलिस पर फायरिंग करी, भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। एनकाउंटर की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें अमन साव का शव और एक ऑटोमेटिक हथियार नजर आ रहा है। इस कार्रवाई को लेकर जहां पुलिस ने के साहस और तत्परता की सराहना हो रही है, दूसरी तरफ इस मुठभेड़ पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एनकाउंटर से पहले अमन साव रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था।
इसी दौरान उसने जेल के भीतर ही कुर्ता पैजामा पहनकर अलग अलग पोज में फोटोशूट भी कराया था। हालांकि ये तस्वीरें किसने खींची इसका अभी तक कोई पता नहीं। बीजेपी ने अनुशासन भंग करने वाले रायगढ़ जिले के 2 नेताओं को पार्टी के से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने घरघोड़ा नगर पंचायत के बीजेपी पार्षद अनिल लकड़ा और श्याम भोजवानी को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया है। इसका आदेश प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने जारी किया। आपको बताएं, घरघोड़ा नगर पंचायत में 15 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी के 9, कांग्रेस के 4 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए, वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए। क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने निष्कासन की कार्रवाई की है। निलंबन आदेश में कहा गया कि आपके विरुद्ध आरोप है कि घरघोड़ा नगर पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ आप मतदान किए हैं, जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। होली के त्योहार में नगाड़ों की थाप का आनंद ही अलग होता है। 7 दिन पहले से ही गांव में नगाड़ों की फाग गीत गाकर लोग होली त्योहार की शुरुआत करते हैं। आज हमने नगाड़े बनाकर बेचने वालों की चर्चा की। उसने बताया कि इस साल नगाड़े खूब बिके हैं। डीजे और आधुनिक साउंड सिस्टम से कई गुना अच्छी आवाज़ हमारे नगाड़े की होती है। लोग होली के त्योहार पर खूब नगाड़े बजाकर मस्ती में झूमते हैं, फाग गीत गाकर खुशी मनाते हैं। नगाड़े गांव में ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि वहां पर फाग गीत मंडली होती है जो होली के फाग गीत गाते हैं। शहरों में लोग डीजे बजाते हैं, लेकिन जो आनंद होली के नगाड़ों की थाप पर आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। होली में रंग पिचकारी और क्या के लिए बच्चों के लिए मुखौटा और बाली, बढ़िया बढ़िया इंडियन आइटम आए हैं। उसकी खरीदी बच्चों के लिए निकले हैं। होली के रंग आप कौन सा लेने आए, कैसा होली मनाएंगे आप और क्या आप घर में व्यंजन बनेगा तो जानकारी दीजिए आप। रंग गुलाल लेने आया हूँ मैं, जो हर्बल गुलाल मार्केट में बिक रही है। जितने प्रकार के कलर्स हैं सभी कलर लेने आया हूँ मैं। और इस समय तो होली का माहौल डबल रहेगा क्योंकि हमारी जो इंडिया टीम है सेमीफाइनल मैच भी जीती है ना। इस समय लोग जो है डबल होली मनाएंगे, खुशियों से भर गई है ना। और मार्केट में माहौल अच्छा है, बिक्री भी बहुत अच्छा है इस समय। और नगाड़े वगैरह भी अच्छे बिक रहे हैं मार्केट में, है ना। और व्यंजन के सब अपने खरीदी कर रहे हैं, तो लोगों के घर में सब बनेगा। अपना प्रसिद्ध मिठाई है छत्तीसगढ़ का जो ठेठरी है, खुरमी है, सुहारी बोलते हैं, है ना, तिलौनी है, मिक्सचर है और चूड़ा वगैरह सब गुलगुला भजिया है, मीठी भजिया है, सब बनेंगे लोगों के घर में। छोटा भजिया है। चले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।